हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा होगी आप पहले की भांति स्वस्थ मजे में और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बना रहे होंगे। आपको ज्ञात होगा कि हमने अपने बायोलॉजी के कई तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सो आज हम अपने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आज की इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। करते हैं माय डियर फ्रेंड अपने टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए क्या है तो वन लाइन में जवाब देना है आपको। डीएनए एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। हम दोनों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों के दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और इन डीएनए को हम क्रोमेटियन मटेरियल भी बोलते हैं। क्रोमेटियन मटेरियल कौन से होते हैं? क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन ये होते हैं। इतनी बात क्लियर? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंस रहता है, एक बार थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड के विषय में हम बात करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या न्यूक्लिक एसिड एक ही प्रकार का होता है? नहीं, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। क्लियर? डीएनए को हम क्रोमेटियन मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्रोमेटियन मटेरियल क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे। ये आइडिया आपको हो गया न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए क्या एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। चलिए, ये तो थी थोड़ी सी सामान्य सी बातें। थोड़ा सा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में करते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है, जब हमारी बॉडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड सेल बोलते हैं। ये क्या होता है? सेल। क्लियर? कोशिका। और सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। क्लियर? और इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो सेल ऑर्गन्स रहता है उसके हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेल के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसे हम फादर ऑफ सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस को। क्लियर की बात? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सेल का, न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये याद रख लेना माय डियर फ्रेंड। रॉबर्ट ब्राउन इसके क्या है? खोज करता है। क्लियर? न्यूक्लियस में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्लियर? और हमारे सेल के डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गन्स के बीच में भी एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। जब हम इन साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को कंबाइन कर देते हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? प्रोटोप्लाज्मा के जब 1% प्रोटोप्लाज्मा की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है तब हमें प्यास लग जाती है। जब 10% प्रोटोप्लाज्मा की कमी होती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब न्यूक्लियस को थोड़ा सा जूम कर देखा गया तो इसमें हमें कुछ क्रोमेटियन मटेरियल पाए हैं। क्या पाए हैं? क्रोमेटियन मटेरियल। क्रोमेटियन मटेरियल्स उसे कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे जैसे आपका क्रोमोसोम्स हो गया,
क्रोमोसोम, डीएनए हो गया आपका, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीन हो गया। इन्हीं को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? क्रोमेटियन मटेरियल। और क्रोमेटियन मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंस होते हैं? सेल की न्यूक्लियस में होते हैं। रेड ब्लड जो सेल होती है हमारी, रेड ब्लड सेल में किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं है, तो सो रेड ब्लड सेल में किसी भी प्रकार की क्रोमेटियन मटेरियल प्रेजेंस नहीं है। एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था पुरकिंजे। क्या थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने न्यूक्लियस को थोड़ा सा जूम कर कर देखा गया, तो उन्होंने इसमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सेल के न्यूक्लियस को थोड़ा सा जूम कर कर देखा, उस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तो उन्होंने इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया था पुरकिंजे ने। और वॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने, वॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्या दिया इस स्ट्रक्चर को? क्रोमोसोम। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्रोमोसोम्स दिया। अब मैं क्रोमोसोम्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स में प्रेजेंस रहते हैं, जिसमें से एक पेयर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि जेंडर का डिटरमाइन करता है। जैसे कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर और भी फर्दर आगे साइंटिस्ट आते हैं। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? इस क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा जूम कर कर देखते हैं, तो फिर हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। क्लियर? इसको हमने क्या कहा? डीएनए। क्या कहा? डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, इसके विषय में हम विस्तार से करेंगे चर्चा। फिर और भी सर, डीएनए को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक्स ने देखा था। क्लियर? वाटसन एंड क्रिक्स ने। और फिर और भी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने डीएनए को थोड़ा सा जूम कर कर देखा गया, तो डीएनए तो फिर हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला, जिसे हमने क्या कहा गया? जीन कहा गया। इसे क्या कहते हैं? आपको ये विजिबल होगा? मैं चेक कर लेता हूँ ये विजिबल भी है या नहीं है। अरे यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करा दीजिएगा। ये सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो कि सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। सेल में क्या आते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल थे, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स। और एक साइंटिस्ट हुए थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने न्यूक्लियस को थोड़ा सा खंगाला और उसको इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया, जिसे हमने क्रोमोसोम्स का, मैं क्रोमोसोम्स पर बात करूंगा थोड़ी सी। और फिर क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा और जूम कर कर देखा गया, तो डीएनए। डीएनए को थोड़ा सा जूम कर कर देखा गया, तो जीन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो ये आपको मोटा मोटा आइडिया पता लग गया होगा कि डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन में क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर प्रेजेंस रहते हैं। ध्यान से सुनो एक बार जल्दी से। सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कुछ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंस होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल उसे बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? ये क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और प्रत्येक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं? 46 क्रोमोसोम्स हो गया। फिर क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा जूम कर कर देखा गया, तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए को भी थोड़ा जूम किया, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड जीन। इतनी सी बात क्लियर हुई? सो अभी एक बार मैं आपको क्रोमोसोम्स के विषय में थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्रोमोसोम्स, अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम्स क्या है, तो वन लाइन में क्या जवाब दोगे? ये एक प्रकार का क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और अगर पूछा जाए क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सेल की न्यूक्लियस में। ये हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स में प्रेजेंस रहते हैं। कितने पेयर में?
23 पेयर्स में से। आउट ऑफ 23 पेयर्स में से जो वन पेयर होता है, वन पेयर इन 23 में से ही होता है, और प्लस 22 पेयर, जो ये वन पेयर होता है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? और प्रत्येक पेयर में दो होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। बच्चे कहीं पर कंफ्यूज रहते हैं भाई, ध्यान से सुनना। 23 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं और प्रत्येक पेयर में दो क्रोमोसोम्स है, तो टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। इतने याद रखना। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे तो 46 है, हाउ मेनी पेयर्स पूछे तो 23 पेयर्स बोलना है। और एक पेयर्स क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अगर मेल है और फीमेल है, मेल में ये क्रोमोसोम्स कौन सा होता है? एक्स वाई। फीमेल में होता है ये एक्स एक्स होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और जो बच्चे हुए, जो ये क्रोमोसोम्स होता है 22 पेयर्स के, इसे हम सेक्स क्रोम इसे हम ओलोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलोसोम्स। और इस 22 पेयर्स को बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। क्लियर? आई मीन जब जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जेंडर डिटर्मिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखना, ये क्या है? मेल है, और ये क्या है? फीमेल है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? मेल में स्पर्म होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्पर्म, ठीक है। स्पर्म कुछ इस प्रकार का होता है, टेल के रूप में होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार का होता है, यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है। और वुमेन में क्या होता है? ओव्यूम। ओव्यूम ये क्या है? एक प्रकार की सेल होती है ये, और इन सेल में भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? जब इनमें सेल डिविजन होता है तो जो मेल के स्पर्म में से 22 पेयर्स और एक रहता है आपका एक्स वाई। फीमेल में भी 22 प्लस एक्स एक्स। ये जो 22 पेयर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो ये वाला पेयर होता है इसको हम बोलते हैं ओलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। ऐसे यहाँ पर इसको ऑटोसोम्स और इसको ओलोसोम्स बोलते हैं। क्लियर? जो बच्चा होएगा, जो एम्ब्रियो होएगा, तो कितने, तो जो ये ऑटोसोम्स वाले जो पेयर आते हैं यहाँ से कितने आते हैं? 22 यहाँ से आते हैं, 22 वहां से आते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? कुछ यहाँ से आएंगे, कुछ यहाँ से आएंगे। 22 प्लस 22 मिलकर ये हो गए 44। और ये जो ऑटोसोम्स नामक क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसका डिटरमिनेशन करते हैं बच्चों में? मतलब कि मेल से आए हुए गुण और फीमेल से आए हुए गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चा, कुछ लड़का अपने मम्मी पर होता है, कुछ पापा पर होता है, तो इन्हीं की वजह से होता है। और एक क्रोमोसोम जो ये होता है इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ से सेक्स क्रोमोसोम से आ गया एक एक्स और यहाँ से आ गया एक और एक्स, तो क्या होती है? गर्ल होती है, लड़की होती है। क्या होती है? गर्ल होती है, लड़की होती है। क्लियर? अगर यहाँ से वाई क्रोमोसोम्स आ गया आपका और यहाँ से एक्स क्रोमोसोम्स आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? मेल आई मीन लड़का होता है। सारा के क्रोमोसोम्स का है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? ये सेल डिवीजन के माध्यम से होता है। इसमें मियोसिस नामक सेल डिवीजन हुई है। सेल डिवीजन तीन प्रकार के होते हैं, एमेटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। जब हम सेल डिवीजन सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, सेल डिवीजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तब हम वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड? चलिए, अब हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है वो है डीएनए। उस पर हम चर्चा करते हैं अब विस्तार से। डीएनए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ डीएनए, तो वन लाइन में क्या जवाब दोगे? इट इज अ एसिड। इट इज अ न्यूक्लिक एसिड है डीएनए।
डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, डीएनए का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे इसका डुअल स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, डुअल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के कितने पार्ट होते हैं, मुख्यतः दो होते हैं। कितने पार्ट होते हैं डीएनए के, दो होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और एक इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंस होता है फॉस्फेट, ये हमेशा याद रखना भैया। डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंस होता है, तो फॉस्फेट होता है। अगर कुछ डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसको भी याद रखना। कौन सा प्रोटीन होता है डीएनए में प्रेजेंस, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। अगर आपसे क्रोमोसोम्स में पूछे कि क्या प्रेजेंस होता है, तो क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होता है, इसमें भला क्रोमोसोम्स में। ठीक है मेरे फ्रेंड। डीएनए के दो पार्ट, न्यूक्लियोसाइड्स और कौन सा एलिमेंट होता है, फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नाइट्रोजन बेस। कई बच्चे ना, अगर क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सा एलिमेंट होता है, तो बच्चे नाइट्रोजन मार देते हैं, ठीक। जबकि नाइट्रोजन होता है ना भाई, नाइट्रोजन एक प्रकार का बेस है, और एक होता है इसमें शुगर। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंस होता है। कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेस फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्यूरिन, क्या बोलते हैं, प्यूरिन, और एक को बोलते हैं हम पाइरिडिमिनल, पाइरिडिमिनल, पाइरिडिमिनल। क्लियर। प्यूरिन को फर्दर दो पार्ट होते हैं, एडेनिन, इसको याद रखो, एटीजीसी। जल्दी से मेरे साथ याद रखो, अभी याद रखो, मैं इनके बारे में बताऊंगा। एटीजीसी, एक बार और, एटीजीसी, जस्ट वन टाइम, एटीजीसी, 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 एटीजीसी। क्लियर। जो एडिनन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ए स्टैंड फॉर एडिनिन, क्या है, एडिनिन। जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, क्या है ये, ग्वानिन। टी स्टैंड फॉर थाइमिन, क्या है, थाइमिन। सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, क्या है ये, साइटोसिन। क्लियर। प्यूरिन के दो पार्ट होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पाइरिमिडिनिन के दो पार्ट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो इतनी बात क्लियर है। इसको इसलिए ऐसे याद रखना, एटीजीसी, एटीजीसी, एडिनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी। देखो वहां पर ये एजी कौन से है, प्यूरिन वाले हैं, और वे टी से पाइरिमिडिन वाले हैं। एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये था आपका डीएनए के विषय में। और यहाँ पर फर्दर आगे दो बॉन्ड के साथ और जुड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। कौन, एडिनिन और ग्वानिन, वहां पर थाइमिन और साइटोसिन। Dear my dear friends, so this is all about DNA। DNA में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके प्रश्न यहाँ से बनने की अति संभावना है। और यहाँ से तो बिल्कुल ही है कि इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, इसमें कौन सा क्षार उपस्थित होता है, इसमें कौन सा बेस होता है,
और एडेनिन थाइमिन के मध्य में कौन सा बंध होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर। और फिर एडेनिन और ग्वानिन, या तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर पूछ लेंगे एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इसको हमेशा याद में रखना माय डियर फ्रेंड। क्लियर है ये। सो ये था आपका डीएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। अगर आपको ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा ना, तो मे बी आपको डीएनए की अच्छे से जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो अब हम बात कर लेते हैं आरएनए के विषय में, आरएनए के बारे में। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आरएनए। आरएनए अगर आपसे कोई पूछे तो वन लाइन में क्या बताओगे, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आरएनए के फुल फॉर्म होते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है मेरे फ्रेंड, अगर कुछ आरएनए व्हाट इज आरएनए, तो वन लाइन में क्या जवाब देना, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए में कौन सा शुगर होता है, रीऑक्साइबल शुगर होता है, रीऑक्सी राइबोज शुगर, एक्सट्रीमली सॉरी, वो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर होता है। आरएनए का क्या काम होता है, आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन बनाता नहीं है, प्रोटीन बनाने में सहायक, कैसे सहायक अभी हम पढ़ेंगे। प्रोटीन बनाने का कौन कार्य करता है, राइबोसोम्स, ये तो सिर्फ हेल्प करता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। आरएनए कैसे बनता है, जब कभी हम डीएनए में से, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, ATGC। क्लियर माय डियर फ्रेंड। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जब कभी डीएनए में से थाइमिन की जगह पर यूरेसिन यूरेसिन को ऐड कर दिया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं आरएनए। वही आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो आरएनए का भी वही स्ट्रक्चर है, इसलिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है। मैं बताऊंगा उन प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए भी बनाया जा सकता है, और एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो आरएनए कैसे बनता है, जब हम डीएनए में से थाइमिन को डिस्प्लेस कर कर उसकी जगह यूरेसिल 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 को ऐड कर दे, तो तब क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है। आरएनए का जो होता है स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। उसका तो डुअल स्ट्रक्चर था, इसका सिर्फ और सिर्फ ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है। क्लियर माइंडेड फ्रेंड। सो ये था आपका आरएनए के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी और बेसिक बातें समझ लीजिएगा। प्रोटीन कैसे बनता है, देखो जो प्रोटीन है ना हमारी बॉडी, वैसे तो मैंने डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में बताया इसके विषय में, अब ये भी बता देता हूँ। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, तो आप क्या कहेंगे, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। क्लियर। दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है ये, एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसे बोलते हैं जो जिन एमिनो एसिड को हम फूड से लेते हैं। तो 10 प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड्स और 10 प्रकार के नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो टोटल 20 एमिनो एसिड से एक क्या बनता है, प्रोटीन मिलकर बनता है। क्लियर। और जो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो हमें 4.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा देता है, कैलोरी की ऊर्जा देता है।
और जो हमारा जो प्रोटीन बनता है उसमें मुख्यतः कौन कौन से सब एलिमेंट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है आपका, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होते हैं। ये भी याद रख लेना, ठीक है मेरे फ्रेंड। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन। सो इसलिए नाइट्रोजन को कहा जाता है कि ये, सॉरी, प्रोटीन को कहा जाता है कि नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस है। क्लियर माइंडेड फ्रेंड। तो प्रोटीन कैसे बनता है? जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसे बोलते हैं हम जो हम फूड से लेते हैं। इसको हम कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे। और ये क्या होता है? ये हमारी पहले से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो टोटल 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन बनता है और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.3 कैलोरी की ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन में बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 मुख्यतः एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो इसीलिए जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। तो इतनी बातें स्पष्ट हुई आपको? चलिए अब हम इसके आरएनए के जिसके इसके बारे में पढ़ते, इसके प्रकार के बारे में। कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक तो मैसेंजर आरएनए, और एक आपका ट्रांसपोर्ट आरएनए, और एक आपका अल्फा आरएनए। एक आपका मैसेंजर आरएनए, एक आपका ट्रांसपोर्ट आरएनए, एक आपका अल्फा आरएनए। क्लियर माइंडेड फ्रेंड। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचान करता है कि आपने जो भी कुछ खाना खाया है उसमें एमिनो एसिड है या नहीं है। तो ये किसकी रिकॉग्नाइज करता है? ये एमिनो एसिड की क्या करता है? पहचान करता है, ठीक है। मैसेज पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट आरएनए को। जैसे आपने कोई भी सब्सटेंस खाया, मैसेंजर आरएनए को पता लग गया कि भाई भाई इसमें तो ना एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, प्रोटीन का रॉ मटेरियल है। तो ये जाकर मैसेज देगा ट्रांसपोर्ट आरएनए को कि ट्रांसपोर्ट आरएनए जल्दी से आ जाओ, हमने एमिनो एसिड को पहचान कर लिया। तो ये जो ट्रांसपोर्ट आरएनए आएगा, ये आएगा मैसेंजर आरएनए के पास। और मैसेंजर आरएनए से कहेगा कि मैसेंजर आरएनए भाई, आपने जो भी प्रोटीन को पहचाना है वो कहाँ पर है। तो ये उसको मैसेज दे देगा, और जो भी एमिनो एसिड होएगा ये उसको ट्रांसपोर्ट कर कर अपने साथ ले जाएगा, और इस भाई अल्फा आरएनए को दे देगा। और अल्फा आरएनए क्या करेगा? इसको जो भी इसने एमिनो एसिड्स लिया है उसको प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, और फर्दर ये किसको फॉरवर्ड कर देगा? राइबोसोम्स को कर देगा। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड, जो आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स, ये कभी प्रोटीन को बनाता नहीं है, बल्कि प्रोटीन बनने में हेल्प करता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। प्रोटीन को कौन बनाने का कार्य करता है? सेल ऑर्गन्स में एक राइबोसोम्स होता है, ठीक है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एम्बेडेड रूप में होता है। वहां से प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्रोटीन बनता कहाँ है, क्योंकि कई टर्मिनोलॉजी आती है और जो कि प्रोटीन से बनने से रिलेटेड होती है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हमारी जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन्स है। उनमें से एक सेल ऑर्गन्स का नाम है ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक प्रकार का कह सके हम स्केलेटन के रूप में है वो। जैसे आपको कोई बड़ा सा कमरा होगा, बीच में एक पिलर होता है ना, उसी प्रकार का है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो उसके दो प्रकार होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। एक होता है SER स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ वाला तो बिल्कुल स्मूथ होता है, वहां से तो फैट्स का निर्माण होता है, फैट्स बनता है। जो RER वाला है वो बिल्कुल रफ होता है। वो रफ किसकी वजह से होता है? राइबोसोम्स की वजह से होता है, क्योंकि उस उस रफ सरफेस पर राइबोसोम्स के रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। क्लियर। और राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता है, बल्कि RER की तरफ से राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। RER की तरफ से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है।
और आरएनए क्या होता है, ये एमिनो एसिड की पहचान करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये इन तीन बायो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और अल्फा आरएनए का कार्य है। इनका कहीं पर भी ये कार्य नहीं है कि ये राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो ये इसका आरएनए के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक सा समझ लीजिएगा क्या कि एक डीएनए के बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, फिर से आरएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, और आरएनए से प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार और ध्यान से देख लो। एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समाप्त होता है आज। न्यूक्लिक एसिड। सो हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंस रहता है, कितने टाइप का होता है, फिर दोनों इसके टाइप पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने, मेरे हिसाब से इतनी चर्चा सही है, लाभदायक है। और अगर आप क्लास 10th 11th 12th में पढ़ते हो तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी, या चीजें समझने में हेल्प होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों तक भी ये सूचनाएं निरंतर पूर्वक पहुंचाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।